एक ऐसी कहानी जो तुम्हें अंदर तक हिला देगी। एक आदमी जो दुनिया की नज़र में एक दरिंदा था, लेकिन उसके सीने में एक ऐसा दर्द था जो सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जिनसे जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया हो। ये सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, ये एक टूटे हुए इंसान की बंदगी से आज़ादी की दास्तान है। आसमान पर बारिश के बाद की वो खामोशी होती है ना, बिल्कुल वैसी ही खामोशी थी जब ताइसेक पहली बार उस शहर की गलियों में कदम रखा। वो एक सीधा साधा मर्द था जिसके अंदर कोई शोर नहीं था, या शायद वो शोर अब राख के नीचे दब चुका था। कई सालों बाद आज वो घर वापस आ रहा था। ना कोई डंका, ना कोई लश्कर, बस वो, एक पुरानी जैकेट और उसकी जेब में एक छोटी सी नोटबुक। उसने वो नोटबुक निकाली और गौर से देखा। अंदर लिखा था अपने हाथ से अलग अलग वादे जो उसने खुद से किए थे। आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊंगा, कभी लड़ाई नहीं करूंगा और कभी नहीं रोऊंगा। थोड़ी देर बाद ताइसेक एक छोटे से रेस्टोरेंट में दबा दबा बैठा था। सामने एक लड़की खड़ी थी, हेजियो, जिसने इसे पहले कभी नहीं देखा था। ताइसेक वहां उस लड़की की माँ से मिलने आया था। हेजियो ने सीधा कह दिया कि जब तक माँ घर नहीं आती वो पब्लिक बाथ हाउस जाए और नहा के आए। बिना एक भी सवाल किए ताइसेक उठ खड़ा हुआ और चल दिया, बिल्कुल उस मासूम की तरह जो बड़े की बात सुनता है। बाथ हाउस में जाके उसने अपनी नोटबुक फिर निकाली और पब्लिक बाथ हाउस जाना वाली चीज काट दी। टास्क कंप्लीट। लेकिन वहां का मालिक ताइसेक की सीधी सूरत देखकर उसके ऊपर जबरदस्ती रौब जमाने लगा। ताइसेक चुप रहा, सुनता रहा, एक लफ्ज नहीं बोला। फिर उसने कपड़े उतारे और मालिक की आवाज बंद हो गई, क्योंकि ताइसेक का पूरा बदन कांधे से लेकर कमर तक खूनी टैटूज से भरा हुआ था। वो टैटूज जो सिर्फ एक किस्म के इंसान के होते हैं, जो शहर की तारीक गलियों को खुद चलाता है। उस शहर में उस वक्त एक गैंगस्टर था जिसका नाम चैंगमू था, जो जानबूझकर मासूम लड़कों को इकट्ठा करता और उन्हें तोपता था। अपनी आंखों में खुन्नास लिए वो अपने आप को शहर का मालिक समझता था। लेकिन उस दिन जब ताइसेक उसके सामने खड़ा हुआ, चैंगमू का वो गरूर पल भर में पिघल गया। वो एक मासूम की तरह ताइसेक का हाल पूछने लगा, क्योंकि वो जानता था कि सामने वाला कौन है। ताइसेक भी सिर्फ मिलने आया था, आखिरी बार। फिर वो वहां से सीधा शहर के दूसरे ताकतवर गैंगस्टर यांकी के पास पहुंचा। यांकी भी ताइसेक के सामने बिल्कुल वैसे ही भीगी बिल्ली बन गया। कोई हाथ नहीं उठाया, कोई धमकी नहीं दी, बस वो सन्नाटा जब शेर गुजरे और बाकी सब ठहर जाएं। दोनों से मिलने के बाद ताइसेक वापस उस छोटे से रेस्टोरेंट में पहुंचा। हेजियो अभी वहां थी। माँ को आवाज दी गई और जब माँ ने दरवाजे से ताइसेक को देखा, वो भाग के गई, उसे अपनी बाहों में भरा और अपने बेटे की तरह प्यार किया। ऐसी मोहब्बत जो सिर्फ माँ दे सकती है। खुद अपने हाथ से एक के बाद एक खाना बनाया और ताइसेक को खिलाया, जो कई सालों से किसी अपने का बना हुआ खाना नहीं खाया था। हेजियो सब देख रही थी, हैरान, ये आदमी कौन है जिसे तेरी माँ अपना बेटा मान रही है। रात को वो ताइसेक को छत पर ले गई और धमकी दी कि घर में जो भी रहेगा सारे काम करेगा, झाड़ू, पोंछा, सब। ताइसेक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक हामी भरी, मासूम, खामोश, सीधी। सुबह हुई तो ताइसेक पुलिस स्टेशन पहुंचा। रोज जाना, साइन करना, वापस आना, ये उसकी मजबूरी थी। वहां एक ऑफिसर ने उसे बाहर बुलाया और सीधा कह दिया कि इस शहर को छोड़ के चला जाए। याद दिलाया कि इस शहर में उसके दुश्मन अब सैकड़ों हैं, वो लोग जो कभी उससे डरते थे और तेरी गैर मौजूदगी में आगे बढ़ गए। ताइसेक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सुना और वहां से चल दिया। दूसरी तरफ वो औरत जिसे ताइसेक माँ कहता था, उस दिन 500 के पास गई। शहर का नया ताकतवर चेहरा जो सियासत की आड़ में सब कुछ चलाता था। 500 सनफ्लावर रेस्टोरेंट पर कब्जा करना चाहता था, उस रेस्टोरेंट पर जो सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि उस औरत की पूरी जिंदगी थी। माँ ने आंखों में आंखें डाल के सीधा कह दिया, चाहे जो हो जाए ये रेस्टोरेंट कभी नहीं बेचूंगी। एक लफ्जी वार्निंग दी और वहां से निकल आई, बिना डर के, बिना झुके। ताइसेक उस दिन हॉस्पिटल पहुंचा, डॉक्टर के सामने अपनी कमीज उतारी और कह दिया कि इन सब टैटूज को हटाना है पूरे बदन से। ये टैटूज उसकी पहचान नहीं थे, ये उसके माजी की जंजीरें थी जो वो तोड़ देना चाहता था। डॉक्टर ने बताया कि इतने सारे टैटूज निकालना लंबी, महंगा और दर्दनाक प्रोसेस है और ताइसेक के पास अभी उतने पैसे नहीं थे। वो चुप रहा, लेकिन आंखों में एक पक्का इरादा था। अगले दिन वो ऑफिसर जो उसे शहर छोड़ने को कह चुका था, हैरान था कि ताइसेक उस शहर के एक गैराज में काम करने लगा था, एक मैकेनिक की तरह,
कोई गुरूर नहीं, कोई नखरा नहीं। ये खबर यांकी तक भी पहुंची और उसे यकीन नहीं आया कि जिस ताइसिक से पूरा शहर कांपता था वो आज गराज में हाथ काले कर रहा है। उस ऑफिसर ने अपने साथी को ताइसिक की पूरी कहानी सुनाई। 10 साल पहले ताइसिक इस शहर का सबसे खतरनाक आदमी था। चैंगमू और यांकी उस वक्त उसके पीछे पीछे घूमते थे जैसे साया घूमता है। एक रात कुछ गैंगस्टर्स ने उसे अकेला समझकर घेरा, लेकिन ताइसिक ने एक एक को ऐसा मारा कि कोई खड़ा नहीं रह पाया। उस रात बहुत कुछ हुआ। इतने लोगों को मार गिराने की वजह से ताइसिक को 10 साल की सजा मिली और वो जेल चला गया। उसके जाने के बाद शहर ने सोचा कि चैंगमू या यांकी में से कोई सर उठाएगा, लेकिन इन दोनों की जगह 500 ने पूरे शहर को अपनी मुट्ठी में ले लिया। उस दिन हेजू अपनी क्लास से बाहर आई तो ताइसिक को कॉलेज एडमिशन सेंटर के बाहर खड़ा पाया। पता चला वो दाखिला लेना चाहता था। हेजू हंस पड़ी पूरे दिल से। दोनों साथ घर की तरफ चले। रास्ते में हेजू एक इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान के सामने रुक गई। कई दिनों से एक स्मार्टफोन देखती आ रही थी, लेकिन पैसा पूरा नहीं पड़ता था। ताइसिक ने पूछा क्या है। हेजू ने फीचर्स बताए तो ताइसिक को लगा मजाक उड़ा रही है। 10 साल जेल में था, स्मार्टफोन कहाँ से जानता। दोनों रास्ते के किनारे स्टॉल पर कुछ खाने लगे। एक पल बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल इंसानी, लेकिन वो सुकून ज्यादा देर नहीं रहा। हेजू के क्लास का एक लड़का जो उसके पीछे पड़ा था दोनों को साथ देखकर आ गया और ताइसिक को पीछे से लात मारी। एक सुनसान जगह ले जाके अपने बाकी दोस्तों के साथ मिलके बुरी तरह पीटा। हेजू चिल्ला रही थी, लेकिन कुछ लड़कियों ने उसे पकड़ा हुआ था। तभी ताइसिक की कमीज हट गई। वो टैटूज दिखे और सब पल भर में पीछे हट गए बिना एक लफ्ज के। ताइसिक खड़ा हुआ, हेजू का हाथ थामा और चुपचाप घर आ गया, बिना कुछ किए, बिना एक भी घूसा चलाए। घर आकर हेजू ने खुद दवाई लाकर दी और कह दिया कि जो भी हुआ माँ को नहीं बताना। वो नहीं चाहती थी कि माँ बेकार परेशान हो। ताइसिक ने हामी भरी। कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं। शहर के एक बड़े हॉल में 500 यांकी और चांगमू मिलके ओरेकल क्लब के खोलने की खुशी मना रहे थे। वो क्लब जो पूरे शहर का सबसे बड़ा और ताकतवर अड्डा बनने वाला था। लेकिन एक मसला था, सनफ्लावर रेस्टोरेंट। वो जगह जहां था वहां ओरेकल क्लब बनाना था। 500 में दोनों को सीधा हुक्म दिया कि उस रेस्टोरेंट को खाली करवाओ। चांगमू फौरन तैयार हो गया। उसे पता ही नहीं था कि वो रेस्टोरेंट ताइसिक की माँ का है, लेकिन यांकी जानता था और यांकी चुप रहा। जानबूझकर चांगमू को अंधेरों में रहने दिया और जाने दिया। अगले दिन चांगमू अपने गुंडों को लेकर सनफ्लावर पहुंचा। खुद बाहर रुका, अंदर भेजा लोगों को, लेकिन वो नहीं जानता था कि ताइसिक अंदर ही बैठा था। जैसे ही ताइसिक दिखा, चांगमू का रंग उड़ गया। उसने फौरन अपने लोगों को रोका। ताइसिक ने उठ के चांगमू का गला पकड़ा, लेकिन पीछे से माँ की आवाज आई, रुकने को कहा, और ताइसिक उस औरत की एक आवाज पर फौरन पीछे हट गया। चांगमू भागा। बाद में ताइसिक ने माँ से पूछा कि ये लोग क्यों आए थे, लेकिन माँ ने 500 का नाम नहीं लिया, कुछ नहीं बताया। वो नहीं चाहती थी कि ताइसिक फिर से किसी फसाद में पड़े। उस रात पहली तालब मिली। 500 का ड्राइवर ब्योंगजिन, जो कभी ताइसिक का सच्चा दोस्त था, रेस्टोरेंट के बाहर ताइसिक का इंतजार कर रहा था। उसने सब कुछ सच बता दिया। 500 की साजिश, रेस्टोरेंट पर कब्जे की कोशिश और वो बात जो माँ छुपाती आ रही थी। ताइसिक सुनता रहा, अंदर कुछ सुलगता रहा, लेकिन चेहरा शांत था। अगली सुबह ताइसिक काम पर गया हुआ था और चांगमू ने इस मौके का फायदा उठाया। अपने गुंडों के साथ सनफ्लावर पहुंचा और माँ को धमकियां देने लगा, रेस्टोरेंट खाली करो। माँ नहीं मानी तो गुंडों ने रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ शुरू कर दी। उसी वक्त हेजू स्कूल से आई, सब देखा और भाग के ताइसिक के पास गई। जब तक ताइसिक वहां पहुंचा, चांगमू जा चुका था। रेस्टोरेंट बिखर चुका था। अब माँ के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने ताइसिक को 500 के बारे में सब कुछ बता दिया। अगली सुबह ताइसिक सीधा 500 के पास गया, लेकिन वो लड़ने नहीं गया था। उसने सिर्फ इतना कहा कि 10 साल पहले उसने किसी से वादा किया था कि वो कभी नहीं लड़ेगा और उसे उम्मीद है कि 500 भी उस वादे को तोड़ने की वजह नहीं बनेगा। ये सीधी जबान में एक खतरनाक धमकी थी। 500 समझ गया। 500 ने प्लान बनाया कि ताइसिक को उसी के काम के दौरान फंसाया जाए। कुछ गुंडों को गराज भेजा। हुक्म था कि ताइसिक से लड़ाई शुरू करो। पुलिस को पहले से खबर दे रखी थी कि लड़ाई होते ही गिरफ्तार कर लो। वो गुंडे आए, ताइसिक को मारा और ताइसिक चुपचाप मार खाता रहा, बिना एक घूसे के। 500 का प्लान ध्वस्त हो गया। उस रात सब कुछ बदल गया। वो लड़का जो हेजू के पीछे पड़ा था, सनफ्लावर रेस्टोरेंट आया और उसने वो राज उगल दिया जो सिर्फ ताइसिक और माँ जानती थी। ताइसिक असल में माँ का बेटा नहीं, बल्कि उसके बेटे का कातिल था।
10 साल पहले ताइसेक ने उसी औरत के बेटे को मारा था जिस वजह से वो जेल गया था। उसी वक्त हेजू भी वहां आई और ये सब सुना। वो सुनते ही सोच में डूब गई। कैसी माँ होगी जो अपने बेटे के कातिल को अपना बेटा बना ले। थोड़ी देर बाद माँ ने हेजू को सच बताया। हाँ, ताइसेक ने उसका बेटा मारा था, लेकिन उसका बेटा कोई फरिश्ता नहीं था। जब हेजू बहुत छोटी थी, वो अपनी ही माँ को पैसों के लिए मारा करता था। जब माँ जेल में ताइसेक से पहली बार मिली, उसने एक ऐसी आंख देखी जो पछतावा जानती थी, एक ऐसा दिल देखा जो नेक था, चाहे हाथ खून से रंगे हों। वो छोटी सी नोटबुक जिसमें ताइसेक ने 10 सालों तक सपने लिखते रहे, वो भी माँ ने ही दी थी उसे जेल में। अब ताइसेक को पता चला कि 500 ने 10 साल पहले खुद अपनी साजिश से उसके बेटे और ताइसेक को एक दूसरे के सामने खड़ा किया था, ताकि दोनों में से एक मरे और दूसरा जेल जाए और सनफ्लावर रेस्टोरेंट पर कब्जा हो सके। माँ के पास बेटे की डायरी थी जिसमें ये सारी सच्ची बात लिखी थी। अगर ये पब्लिक हो जाए तो 500 का पूरा पॉलिटिकल करियर राख हो जाए। माँ सीधा 500 के पास गई और एक शर्त रखी, अंदर एक भी बार परेशान मत करो ताइसेक को या मुझे, और मैं ये डायरी कभी सामने नहीं आने दूंगी। लेकिन 500 ने धमकी की परवाह नहीं की। ब्यूंगजिन ने ताइसेक को फौरन फोन किया। ताइसेक 500 के पास गया, लेकिन लड़ने नहीं। उसने कहा कि वो माँ और हेजू को लेकर शहर छोड़ जाएगा, बस माँ को कुछ मत करो। 500 को फिर भी यकीन नहीं था। उसने एक कदम और आगे रखा। जाने से पहले अपना एक हाथ दे दो। ताइसेक की एक नस काटी गई। अपनी माँ की खातिर ताइसेक ने अपना हाथ कटवाना कबूल कर लिया, लेकिन जाने से पहले ब्यूंगजिन ने चुपचाप ताइसेक के कान में कह दिया, नस नहीं काटी, हाथ ठीक है। अगली सुबह हेजू स्कूल क्रॉस कर रही थी कि उसी लड़के ने पीछे से उसके मुंह पर पूरी ताकत से वार किया। हेजू वहीं बेहोश हो गई। ताइसेक को खबर मिली, फौरन हॉस्पिटल पहुंचा और रात भर हेजू के पास बैठा रहा, लेकिन घर माँ अकेली थी। 500 ने यांकी को भेजा। यांकी ने ताइसेक की गैर मौजूदगी में उस माँ का गला घूंट के मार दिया और उसकी मुड़ी हुई लाश के अंगूठे से सनफ्लावर रेस्टोरेंट के कागजों पर निशान लगा दिए। रेस्टोरेंट 500 के नाम कर दिया। जब ताइसेक रात को घर आया और माँ को पुकारा, कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा खोला, माँ एक रस्सी से लटकी मिली। ताइसेक भाग के नीचे उतारा, लेकिन वो जा चुकी थी। वो जिसके लिए उसने खुद को बदला था, वो जिसके लिए उसने वो नोटबुक लिखी थी, वो चली गई थी। ताइसेक वापस गया और माँ के दिए हुए जूतों के पास यांकी की कान की बाली पड़ी थी। बस इतना काफी था, सब कुछ समझ आ गया। वो हॉस्पिटल गया। हेजू ने पूछा, माँ कहाँ है? ताइसेक ने झूठ बोला, घर पर है, तेरा इंतजार कर रही है। फिर वहां से निकला और एक के बाद एक शराब की बोतलें पीता गया। 10 साल बाद पहली बार, क्योंकि जिसके लिए वो वादा निभाता रहा था वो अब रही नहीं। ओरेकल क्लब में 500, यांकी, चांगमू सब जश्न मना रहे थे। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज आई। ताइसेक वहां खड़ा था, आंखें सोच से भरी, शराब के नशे में। यांकी और चांगमू हंसने लगे। सोचा कि अब ये किसी काम का नहीं। ताइसेक ने यांकी के पास वो बाली फेंकी। ब्यूंगजिन को बाहर जाने का इशारा किया, उसे कुछ नहीं होना चाहिए था। फिर ताइसेक ने मेन दरवाजे पर आग लगा दी, कोई बाहर नहीं जाएगा। और फिर वो तूफान आया। एक एक गुंडे को ताइसेक ने अपने हाथों से चुन चुन के सजा दी। कोई भी एक पल के लिए उसके सामने नहीं टिक पाया। चांगमू और यांकी, शहर के सबसे बड़े नाम, 2 पल में ढेर हो गए। 500 भी हाथ जोड़ता हुआ भागता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं था। ताइसेक ने अपनी माँ के लिए हिसाब पूरा किया, एक एक को। पूरा ओरेकल क्लब आग की लपेटों में घिर गया। बाहर का शहर रोशन था उस आग की रोशनी में, और अंदर एक आदमी खड़ा था जिसने 10 साल तक खुद को रोक रखा था, जिसने वादा निभाया, जिसने बदलने की कोशिश की, जिसने प्यार किया, और फिर जिसने सब कुछ खोया। और आखिर में वो नोटबुक, वो छोटे छोटे सपने, वो वादे, सब कुछ उस रात की आग में राख हो गए। और ताइसेक की कहानी खत्म हुई, खामोशी में, आग में, और एक टूटे हुए दिल की गूंजती आवाज में।